चलिए, तो आज अपने बात करने वाले हैं जीएसटी का अमेंडमेंट्स, जो कि एप्लीकेबल है आपके नवंबर एग्जाम्स के लिए। हम लोग चैप्टर वाइज बात करेंगे अमेंडमेंट्स को लेकर, और सबसे पहला अमेंडमेंट का अगर अपने बात कर लें तो वो सप्लाई चैप्टर को लेकर है। हाँ, वैसे एक और बात, ये जो अमेंडमेंट का नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। चलिए, सबसे पहला अमेंडमेंट नो क्लेम बोनस को लेकर है। ये सिर्फ सप्लाई चैप्टर को लेकर बात नहीं करेगा, ये सप्लाई एज वेल एज वैल्यूएशन दोनों चैप्टर में एक क्लैरिफिकेशन है। पहले तो ये नो क्लेम बोनस का सिस्टम क्या होता है वो समझ लेते हैं, और फिर अपने आकर ये क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे। समझना, कुछ अमेंडमेंट्स जो है ना क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन मतलब सर्कुलर, और क्लैरिफिकेशन कुछ भी नया बात नहीं करता है। ये जो एक्ट में अगर कहीं डाउट उठता है इंडस्ट्री को, तो डाउट को क्लैरिफाई करता है। तो ये कोई लॉ चेंज नहीं हुआ यहां पर, बस डाउट को क्लैरिफाई किया गया है। आई गेस ये डाउट अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो ये डाउट अलग से आपको डाउट का क्लैरिफिकेशन पढ़ने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। अब ये नो क्लेम बोनस होता क्या है पहले ये समझ लेना। मान लो ये आपका सप्लायर है, कोई इंश्योरेंस कंपनी, और आप पॉलिसी होल्डर हो, आपको हम रेसिपिएंट बोल रहे हैं। मान के चलना आप टाटा एआईजी इंश्योरेंस ले रखें। अब वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, से आप कोई कार इंश्योरेंस ले रखें, ठीक है, टाटा से। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, और इस सर्विस के रेस्पेक्ट में वो आपसे क्या लेगा, प्रीमियम चार्ज करता है। अब क्या सिस्टम है, मान लेना आप गए और आज इंश्योरेंस ले लिए 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल का प्रीमियम पे कर देते हैं टाटा एआईजी को। अब ईयर 1 गुजरा, मान लो आप यहां प्रीमियम पे कर दिए। फर्स्ट ईयर आप प्रीमियम पे किए मान लो 50,000 का, और कोई इस साल कोई भी कार का इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं करते। हम एग्जांपल में कार इंश्योरेंस ले रहे हैं, सेम चीज मेडिकल इंश्योरेंस में भी होता है कि अगर हम फर्स्ट ईयर मेडिकल इंश्योरेंस लिए, प्रीमियम पे किए, बट कोई क्लेम नहीं किए, हम एडमिट ही नहीं हुए, तबियत खराब ही नहीं हुआ, कोई मेरे को क्लेम मेरा था ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे ना, मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेरे को मेडिकल कंपनी कुछ डिस्काउंट दे देता है। उस डिस्काउंट या इंसेंटिव का नाम होता है नो क्लेम बोनस। सेम वे जो हम कार वाले एग्जांपल में आ जाए, हम आज इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिए ईयर 1 में, नेक्स्ट इस साल मेरा कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, हम इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किए, तो नेक्स्ट ईयर जब हम प्रीमियम पे करने आएंगे तो कुछ प्रीमियम में से मेरे को डिस्काउंट बोल लो, आप इंसेंटिव बोल लो, या नो क्लेम बोनस मिलता है। से मेरा प्रीमियम अमाउंट है 50,000, और ईयर 2 में हम खड़े हैं। हाँ, ईयर 1 में मेरा कोई क्लेम नहीं था, प्रीमियम दिए कोई क्लेम नहीं, ईयर 2 में वापस से रिन्यूअल या सेकेंड ईयर प्रीमियम है 50,000। बट क्योंकि ये सब बात जो हम बोल रहे हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जब आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोल लो या डीड बोल लो, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ये बात लिखा होता है कि अगर आप कल को किसी ईयर में क्लेम नहीं करते हैं इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर या फिर कमिंग ईयर्स में क्या करेगा, कुछ इंसेंटिव देगा इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस। ये सब ये वर्बल बात नहीं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट का मेंशन्ड बात है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था अकॉर्डिंगली ईयर 1 में आपका कोई क्लेम नहीं है, ईयर 2 का 50,000 प्रीमियम है। अब जब आप प्रीमियम ईयर 2 में पे करने आओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देता है, नो क्लेम बोनस, और से 10% है, तो आपको 50,000 का 5% माइनस किया, और रियल में आपसे 45,000 चार्ज करता है ईयर 2। आई गेस ये नो क्लेम बोनस क्या होता है ये क्लियर हो गया आपके लिए। अब इसको लेकर मेरे को दोनों साइड से बात करना है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक क्लियर है ना अपने। चल, वैसे एक और बात, अगर आप कोई कार परचेज कर लेते हैं और मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिए 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का इंश्योरेंस किया हुआ है आपका, और फिर आप वो कार नया कार परचेज करने आते हैं, तो इसमें भी ये नो क्लेम बोनस का ना बेनिफिट देते हैं आपको इंश्योरेंस कंपनी। यहां से कनेक्शन नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए बता दिए कि कल को अगर बाई चांस आप कोई कार बेचकर नया कार ले रहे हैं तो वहां पर भी आप ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब इशू समझेंगे
दोनों के साइड से कि क्या क्या इशू उठा मार्केट में, और फिर क्लैरिफिकेशन आप ही बताएंगे, यहां अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले सप्लाई चैप्टर, इशू क्या है? वेदर द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ नो क्लेम बोनस, हमारे केस में 5000, अलाउड बाय इंश्योरेंस कंपनी टाटा फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय द इंश्योर्ड आप। तो ये जो 50,000 में से जो 5,000 माइनस हुआ, इस 5,000 के रेस्पेक्ट में डाउट है। क्या पूछा गया? कैन बी कंसिडर्ड, क्या ये 5,000 को कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ये जो 5,000 लेस हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 5,000 का सर्विस आप दे रहे हैं टाटा एआईजी को। अभी हम रेसिपेंट के साइड से खड़े हैं, मान लो रेसिपेंट को हम मिस्टर ए बोल देते हैं, आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, मिस्टर ए सर्विस दिया है टाटा एआईजी को 5,000 रुपीज का? अब बोलोगे ये इशू उठ क्यों रहा है? क्योंकि जब आप शेड्यूल 2 पढ़ते हैं, सेक्शन 7(1) कैपिटल ए शेड्यूल 2 पैरा 5E, तो वहां पर एक पॉइंट होता है टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। कुछ करना, कुछ ना करना, कुछ सहना, वो सप्लाई ऑफ सर्विस था वहां। तो इशू ये पूछा गया कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टर ए सर्विस दे रहा है टाटा एआईजी को और कंसीडरेशन 5,000 है। कौन सा सर्विस? क्लेम ना करने का सर्विस। पढ़िएगा, नो क्लेम बोनस के लिए बोल रहा है कैन बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्या इसको हम लोग क्लेम ना करने का सर्विस बोल सकते हैं? और कंसीडरेशन 5,000। पहले तो आपको याद होगा कंसीडरेशन और कॉन्सिक्वेंस, हम लोग बार बार ये दो वर्ड पे बात करते हैं, कंसीडरेशन वर्सेस कॉन्सिक्वेंस। सुनिएगा, हम मान लो एक क्लाइंट है, वो कोई लॉ तोड़ा, वायलेशन ऑफ लॉ है और पेनल्टी देना पड़ा। बोलिए पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, क्या ये कंसीडरेशन है? जीएसटी लगेगा। पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, तो आप बोलोगे नहीं ये तो कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि लॉ टूटा इस वजह से देना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कंसीडरेशन बोलते हैं तो कंसीडरेशन का मतलब होता है एक्टिविटी, और कंसीडरेशन में रेसिप्रोसिटी होना चाहिए या एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। मान लो हम आपको पढ़ाते हैं और फी है, तो मेरा एक्टिविटी क्यों है? फॉर फी, फॉर कंसीडरेशन, और आप क्योंकि फी दे रहे हो इसलिए एक्टिविटी मिलेगा आपको। रेसिप्रोसिटी होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। हम कोई काम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा, और अगर पैसा मिला है तो काम करना पड़ेगा। ये जो गा बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है? एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन, ये है ऑब्लिगेशन। लॉ टूट गया इस वजह से दे रहे पैसा, उसको आप कंसीडरेशन नहीं, उसको आप कॉन्सिक्वेंस बोलते थे। याद आ रहा है? बोलिएगा, ये नो क्लेम बोनस 5,000 जो है, क्या ये कंसीडरेशन है या कॉन्सिक्वेंस है? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, मिस्टर ए क्लेम नहीं कर रहा है ये 5,000 का डिस्काउंट पाने के लिए, या क्योंकि मिस्टर ए क्लेम नहीं किया इस वजह से उसको 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है? कौन सा? सेकंड। तो ऑब्वियसली ये कंसीडरेशन नहीं है, क्या है? कॉन्सिक्वेंस है। आइएगा, तो क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिप्लाई कर दें तो क्या मिस्टर ए टू टाटा सर्विस है? नहीं, ये कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, ठीक है, रेदर कॉन्सिक्वेंस है। पढ़िएगा, फैक्ट्स जो आपको हम समझाएं वो यहां एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, द इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट क्या? नो क्लेम बोनस फ्रॉम द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट व्हेन नो क्लेम
इज मेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड और पीरियड्स। अगर आप पीछे क्लेम नहीं किए तो आपको फ्यूचर में डिस्काउंट मिलता है या नो क्लेम बोनस मिलता है। द कस्टमर और इंश्योर्ड प्रोक्योर्स द सर्विस। आप बोलिएगा यहां पर ऐसा बोलना कि ये क्लेम नहीं कर रहा है ताकि 5,000 का डिस्काउंट पाले, इसलिए है क्या? आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए नहीं लेता है कि अगले साल डिस्काउंट लेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी पे। अगला आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है अपने आप को इंडेमनीफाई करने के लिए कि कल को कुछ हो गया तो सेफ गार्ड हो। डिस्काउंट के लिए नहीं करते। हाँ, डिस्काउंट मिल गया, क्यों मिला? क्योंकि हम क्लेम नहीं किए, नहीं करने के वजह से मिला, ये कॉन्सिक्वेंस है। पढ़िएगा, बोल रहा है द कस्टमर और इंश्योर्ड प्रोक्योर्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेमनीफाई हिम from any loss or injury as per the terms of the policy and is not under any contractual obligation। कंसिडरेशन के लिए ऑब्लिगेशन होना चाहिए या कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नॉट टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग एनी पीरियड अंडर द पॉलिसी इन ल्यू ऑफ एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अकॉर्डिंगली देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड to insurance company in the form of agreeing to the obligation to refrain from act of lodging insurance claim during the previous year and no claim bonus cannot be considered as consideration। तो ऑब्वियस सा बात है, ये कंसीडरेशन ही नहीं है। कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं हुआ। हाँ, सप्लाई 4 फ्री सप्लाई में भी सप्लाई होता है, बट चारों में फॉल नहीं कर रहा है शेड्यूल 1 वाला। तो कंसीडरेशन नहीं है, ये क्या है? कॉन्सिक्वेंस। अगर आप ये वर्ड समझ लेते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप किसी शॉप में जाते हैं और वहां पर, या आप किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहां पर एक एंटीक आइटम्स डिस्प्ले में लगा था, आपके गलती से हाथ लगता है और वो टूट जाता है और आपको पैसा देना पड़ता है। तो हम बोल रहे हैं कि आपको तोड़ने का फैसिलिटी मिला, इस वजह से आप कंसीडरेशन नहीं है, नहीं, ये कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि टूट गया इस वजह से आपको देना पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये सप्लाई नहीं हुआ। सेम चीज अगर अपने वैल्यूएशन चैप्टर में आ जाए 2-3 पेज बाद, तो आपके साइड से तो ये बात हो गया। अब वैल्यूएशन चैप्टर में एक क्लैरिफिकेशन पूछा गया, क्या ये नो क्लेम बोनस डिस्काउंट है? मतलब इस सर्विस को लेकर वैल्यू क्या होगा, 45,000 या 50,000? क्या ये डिस्काउंट है या नहीं? आप ही बोलिए। तो डिस्काउंट के लिए आप कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? सेक्शन 15(3). और 15(3) क्या बोलता है? 2 टाइप का डिस्काउंट, एक प्री सप्लाई, एक पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई मतलब जो डिस्काउंट आपको सप्लाई के टाइम पे पता है या सप्लाई के दौरान पता है, एट और बिफोर द सप्लाई। बोलिएगा ये वाला डिस्काउंट, ये 5,000 को डिस्काउंट नाम देंगे या नहीं? अपने से बदलिए। तो ऑब्वियसली ये 15(3)(a) का डिस्काउंट है। 15(3)(a) बोलता था कि अगर कोई भी डिस्काउंट आपको सप्लाई के टाइम पे पता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, बिल में माइनस करके दिखा दीजिए। आप बिल में माइनस करके दिखा देंगे, हम लोग वैल्यू में से भी माइनस कर देंगे। तो हां, आपका वैल्यू कितना होगा? 45,000, ना कि 50,000। ये डिस्काउंट है। सिंपल क्लैरिफिकेशन। पढ़िएगा वैल्यूएशन चैप्टर में इशू वेदर नो क्लेम बोनस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडमिसिबल डिस्काउंट। क्या इसको डिस्काउंट बोल सकते हैं हम लोग? हाँ, ऑब्वियसली नाम कुछ भी दे दें, नेचर तो डिस्काउंट का ही है। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू of supply of insurance service provided by insurance company to the insured। पढ़ो facts। As per 15(3)(a), value of supply shall not include any discount। कौन सा? Which is given before or at the time of supply। कंडीशन बस यही है, एक ही कंडीशन है कि बिल में दिखना चाहिए। If such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of
सच सप्लाई। और हाँ, ये लोग माइनस करके दिखाते हैं और ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है आपके। द इंश्योरेंस कंपनी मेक द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट in the form of no claim bonus subject to certain condition to the insured in the insurance policy document itself। ये सब चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ नो क्लेम बोनस इन द इनवॉइस ऑल्सो, और बिल में भी माइनस करके दिखाते हैं, जैसे ये रहा। चलो, द प्री डिस्क्लोजर ऑफ नो क्लेम बोनस अमाउंट इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट and specific mention of discount in the form of no claim bonus in the invoice is in consonance with the conditions laid down for deduction of discount from value under 15(3)(a। बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आप बिल में माइनस करके दिखा रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फाइड, वैल्यू में से माइनस करिए 15(3)(a। क्लैरिफिकेशन, नो क्लेम बोनस इज ए परमिसिबल डिडक्शन under 15(3)(a for the purpose of calculation of value of supply of the insurance service provided by insurance company to the insured। तो हाँ, ये डिस्काउंट है, इसको आप वैल्यू में से माइनस करिए। Accordingly, when the deduction on account of no claim bonus is provided in the invoice issued by the insurer, एक ही कंडीशन था बिल में दिखाना है, दिखा रहे हैं आप, GST shall be leviable on actual insurance premium amount payable, that is 45,000, 50,000 नहीं, by the policy holder to the insurance after deduction of no claim bonus mentioned on the invoice। क्लियर है? तो दो क्लेरिफिकेशन था, एक सप्लायर के साइड से, एक रेसिपिएंट के साइड से। क्लियर है? चलो वापस आ जाते हैं अपने। तो पहला सप्लाई चैप्टर का आपने क्लेरिफिकेशन देख लिया। दूसरा लेवी। लेवी चैप्टर में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है। लेवी मतलब आरसीएम को लेकर, जो नोटिफिकेशन था आपका 13/2017 सेंट्रल टैक्स, उसमें एक आपका क्लेरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है। पढ़िए, बोल रहा आरसीएम नोटिफिकेशन एक्सटेंडेड टू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो। सुनिएगा, गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस देता था, जैसे मान लो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, और सामने वाला रजिस्टर्ड है, तो इस पे आरसीएम था, चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर हो, स्टेट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो। अब इसमें कोर्ट वगैरह भी कवर हो गया। जैसे कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट में चैम्बर्स होते हैं। हाई कोर्ट किसी को, लॉयर को या किसी पर्सन को चैम्बर्स रेंट पे दे रहा है, या हाई कोर्ट का कोई प्रीमाइसेस है, उस प्रीमाइसेस में स्पेस है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को टावर सेटअप करने दे रहे हैं वो लोग, तो इस पे भी आरसीएम है। पहले गवर्नमेंट सर्विस पे था, अब गवर्नमेंट के साथ साथ ये ट्रिब्यूनल और कोर्ट को भी आप इंक्लूड करना। पढ़िएगा, बोल रहा आरसीएम नोटिफिकेशन एक्सटेंडेड टू कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो। बोल रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो, shall also apply to parliament, state legislature, कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो जो जो सर्विस अपने सुन रखे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड वगैरह है तो सेम चीज गवर्नमेंट के बदले आपका पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो तो भी। एग्जाम्पल, हेंस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स such as renting of premises to telecommunication companies for installation of towers or renting of chambers to lawyer etc, GST is payable on by recipient। पहले गवर्नमेंट देता था ये सब प्रीमाइसेस रेंट पे, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का हम बात कर रहे हैं तो उस पर आरसीएम था। अब गवर्नमेंट के साथ साथ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स भी कवर्ड। क्लियर है? तो आरसीएम में या लेवी चैप्टर में ये छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट, एग्जम्पशन चैप्टर। एग्जम्पशन चैप्टर में ब्रॉडली
आपको देखो तो 4 चेंजेस दिखेगा, 2 क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर है और 2 अमेंडमेंट है। सबसे पहले अगर अपने बात कर ले एग्जाम्पशन चैप्टर, तो आप जानते हैं कि सेक्शन 11 में, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 11 में गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर एग्जाम्पशन दे सकता है, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाया भी था 11 का पावर यूज करके 12/2017 सेंट्रल टैक्स। अब ये जो नोटिफिकेशन था सर्विस का, इसमें कुछ अमेंडमेंट है, एक अमेंडमेंट है, एक डिलीशन है रहता है। अगर आप देखोगे एंट्री 23A डिलीट हो गया, एंट्री 23A डिलीट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 23 डिलीट नहीं हुआ है, दो था 23A। एंट्री 23 बोलता था कि अगर आपको एक्सेस टू रोड और ब्रिज फैसिलिटी मिल रहा है ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, एक्सेस टू रोड और ब्रिज एग्जम्प्ट है, वो आज भी एग्जम्प्ट है। पहले एक और था 23A कि अगर आपको एक्सेस टू रोड और ब्रिज मिल रहा है और इसमें आप टोल चार्जेस नहीं एन्युटी पे करते हैं, मंथली मान लो हम पे करते हैं, तो वो भी एग्जम्प्ट हुआ करता था। इस बार से एन्युटी वाला क्या हुआ, डिलीट। तो 23A पढ़िए, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी डिलीटेड, मतलब नाउ टैक्सेबल। पर ध्यान रखिएगा टोल चार्जेस अभी भी एग्जम्प्ट है, जनरल पब्लिक पे इंपैक्ट हम लोग नहीं ला रहे। क्लियर है? इसके अलावा एंट्री 12 में लास्ट टाइम अमेंडमेंट था, इस बार एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया। तो एंट्री 12, वैसे नो क्लेम बोनस इंपॉर्टेंट है, हाँ एक मार्क कर लो आप लोग, नो क्लेम बोनस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब एंट्री 12 में हम आ रहे हैं एग्जाम्पशन चैप्टर में, ये बोलता था कि अगर आप रेंट पे लेते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस तो एग्जम्प्ट है, ये पहले था। लास्ट टाइम अमेंडमेंट आया था कि अगर आप रेंट पे लेते हैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस, कौन ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो टैक्सेबल होगा, और दैट टू अंडर आरसीएम। ये पिछली बार तक का अमेंडमेंट था, पढ़िएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट मतलब अब टैक्सेबल है। कब टैक्सेबल है, when the residential dwelling is rented to registered person। ठीक है, तो हम लोग बोलते थे RRR होगा तो एग्जम्प्ट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस एग्जम्प्ट है, और 4 टाइम्स R हो जाए ये तो एग्जम्प्ट था, और 4 टाइम्स R हो जाए रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस टू रजिस्टर्ड पर्सन, तब टैक्सेबल था अंडर आरसी। अब इसको लेकर पूछा गया, एक डाउट उठा, मान लो एक सोल प्रोप्राइटर है, मान लो हम कंपनी हटाइए, मान लो हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सोल प्रोप्राइटर अपने पैन नंबर को यूज करके हम रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और हम ना घर रेंट पे लेते हैं रहने के लिए। बोलिएगा हम इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर है, मेरे पैन पे जीएसटी नंबर लिया हुआ है और हम घर रेंट पे लेते रहने के लिए। क्वेश्चन उठा ये टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट, बोलिएगा। हम घर रेंट पे रहने के लिए लेते हैं तो टैक्सेबल अभी तक दिखेगा, क्यों? क्योंकि रेंट पे है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेसिडेंस के लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है, 4 टाइम्स R एग्जम्प्ट, तो सॉरी टैक्सेबल। ये व्यू निकल रहा था। वैसे हम लोग लास्ट टाइम के अमेंडमेंट या लास्ट टाइम के लेक्चर में ऑलरेडी यही बात बोले थे जो इस बार का अमेंडमेंट है। अब सिर्फ ये नहीं कि रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल कर दे, आप घर रेंट पे ले रहे हैं एग्जम्प्ट है, हम घर रेंट पे ले रहे हैं टैक्सेबल है। अब जीएसटी में आप किसी सर्विस के ऊपर में टैक्स लगाते या छोड़ते हैं, पर्सन के ऊपर में टैक्स लगाते या छोड़ते नहीं है। बट यहां तो यही व्यू निकल रहा था कि एक नॉर्मल आदमी, अनरजिस्टर्ड आदमी घर रेंट पे ले रहा है एग्जम्प्ट, रजिस्टर्ड आदमी घर रेंट पे ले रहा है टैक्सेबल अंडर आरसी। तो गवर्नमेंट ये बात बोला नहीं नहीं, हम लोग ये नहीं करना चाह रहे। अगर हम बोल रहे रजिस्टर्ड आदमी और पर्सनल घर, कोई लिंकिंग ही नहीं है कि मेरा घर लेना और मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई कनेक्शन है क्या?
नहीं, एक बिजनेस आइटम है, एक पर्सनल आइटम है। तो गवर्नमेंट क्लेरिफाई किया कि अगर रजिस्टर्ड आदमी भी रेंट पे ले रहा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस पर्सनल यूज के लिए, एग्जम्प्ट। तो अगर ये सब है फॉर पर्सनल यूज, तो अभी भी ये क्या होगा, एग्जम्प्ट। हाँ, एक रजिस्टर्ड आदमी रेंट पे ले रहा है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस, एक रजिस्टर्ड आदमी घर रेंट पे लिया, बट घर से ही क्लाउड किचन चला रहा है, या घर से ही कोई ई कॉमर्स कंपनी चला रहा है, या घर से ही कोई कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, बिजनेस यूज कर रहा है उस घर को, तब टैक्सेबल होगा। और आप जानते हैं इस पे आरसीएम भी होता है, तो ये टैक्सेबल अंडर आरसीएम। यही क्लैरिफिकेशन इस बार का, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट टाइम बोल रखे थे। तो पढ़िएगा एक्सप्लेनेशन क्या, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन अंडर दिस एंट्री सेल कवर, बोल रहा है एग्जम्पशन के लिए ये भी एग्जम्पशन में आएगा, क्या, सेल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ क्या, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन वेयर, बोल रहा है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को भी देते हो तो भी एग्जम्पशन में आएगा। कब, जब वो बिजनेस से यूज ना हो उसका, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज द प्रोप्राइटर ऑफ ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। बोल रहा ठीक है हम रजिस्टर्ड हैं अपने पैन पे, जीएसटी नंबर लिए, बट हम अब पर्सनल यूज के लिए ले रहे, कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरा पर्सनल यूज का घर और जीएसटी नंबर, तो अभी भी एग्जम्प्ट होगा। इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज एज हिज ओन रेसिडेंस एंड रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट ऑफ दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। बोल रहा बिजनेस से लिंक्ड ही नहीं है, मेरे पर्सनल लेवल पे हम रेंट पे लिए, तो अभी भी वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। क्लियर है? इसको और अच्छे से एक और समरी बता दें, ऐसे आई गेस ये तो सफिशिएंट है, या एक काम करो, चलो हम ना कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टी की एक बार बात कर लेते हैं। बोलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं, इसमें आरसीएम होता है या एफसीएम, और नॉन गवर्नमेंट नॉन ट्रिब्यूनल कोर्ट वाला बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो एफसीएम है, आरसीएम है ही नहीं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल हो गया कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हैं, या रेंटिंग ऑफ लिख देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा क्योंकि आरसीएम है, सॉरी एफसीएम है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो कोई जीएसटी नहीं। रेसिपिएंट को देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर एफसीएम है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेसिपिएंट को नहीं देखना है, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में सप्लायर को नहीं देखना है क्योंकि वहां आरसीएम का बात होता है। तो अगर ये हो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस, अब क्योंकि यहां पर आरसीएम का बात होगा तो आप देखिएगा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं। बोलिएगा रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, लगा दे आरसीएम, नहीं, एग्जम्प्ट। नेक्स्ट, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अब देखिएगा रजिस्टर्ड है और ये पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, बोलिएगा इसका जीएसटी नंबर और घर का पर्सनल घर रेंट पे कोई भी कनेक्शन है क्या, नहीं। यही एक्सप्लेनेशन था कि ये अभी भी एग्जम्प्ट होगा। और अगर ये बिजनेस यूज के लिए ले ले तब टैक्सेबल होगा, और जब भी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टैक्सेबल होता है अंडर आरसीएम।
तो ये है टैक्सेबल अंडर आरसी। आई होप यहां तक अपने क्लियर है। क्लियर है? चलो, तो दो अमेंडमेंट था, एक आपका एन्यूटी वाला पॉइंट डिलीट हो गया, टैक्सेबल हो गया, और ये क्लैरिफिकेशन था। इसके अलावा दो और क्लैरिफिकेशन है एंट्री 6 गवर्नमेंट सर्विस को लेकर। बोल रहा है क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड बाई एयरफोर्स मेस और अदर मेसेस टू इट्स पर्सनल। बोलेगा आर्मी नेवी या फिर अब एयरफोर्स वाले लोग अपने जो भी इंप्लॉइज है पर्सनल्स हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, एकोमोडेशन सर्विस देते हैं। तो क्या ये एग्जम्प्ट होगा जैसे मेस सर्विस वगैरह होता है? तो ये बात क्लैरिफाई किया गया, जैसे गवर्नमेंट सर्विस नॉर्मली एग्जम्प्ट होता है ना, अदर देन बिजनेस एंटिटी वाला। बिजनेस एंटिटी पे तो एंट्री 6D में टैक्स लगता है आरसीएम में, अदर देन बिजनेस एंटिटी वाला जैसे एग्जम्प्ट होता है वैसे ये भी। पढ़िए, इट इज क्लैरिफाइड दैट accommodation service provided by Air Force mess, other similar messes such as Army mess, Navy mess, paramilitary and police force mess to their personnel or any other person other than business entity are covered by entry 6. अल्टीमेटली ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कवर्ड है, तो एंट्री 6 गवर्नमेंट सर्विस में क्या है, एग्जाम प्रोवाइडेड services supplied by such messes qualified to be considered as service by government। अगर ये सर्विस ही नहीं होता तब तो बात ही नहीं है, बोला अगर सर्विस है तो भी ये क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री 6 में। एक और सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज को लेकर। ये लोग क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे नेट वगैरह, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम है। अब ये जो एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करवाता है इनके सर्विस पे जीएसटी है, यानी ये लोग एंट्रांस एग्जाम करवाता है। अब जैसे ये बात हम बोलेंगे आई होप आपको याद आएगा एंट्री 66, एंट्री नंबर नहीं याद हो भले, ये एडुकेशनल सर्विस को लेकर था। और हम लोग बोले एडुकेशनल सर्विस कौन दे तो एग्जम्प्ट होता है, एडुकेशनल इंस्टीट्यूट दे तो एग्जम्प्ट होता है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 3 टाइप के होते थे, जो प्री स्कूल से लेकर आपको 12th तक पढ़ाएं, जो 12th के बाद कोई कोर्स करवाएं जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ है, या जो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस करवाएं। अब दिक्कत कहां है ना कि क्वेश्चन उठा, ये तो एक बॉडी है जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ये प्री स्कूल से लेकर 12th तक नहीं है, ये अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड कोर्स नहीं करवा रहा है, ये तो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स भी नहीं करवा रहा है। तो क्या इनके सर्विस पे टैक्स लग जाएगा? नहीं, ये लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही या बोर्ड्स के बिहाफ पे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट बोला कि इनको आप मान लेना, या हम लोग मान लेंगे कि ये भी क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर ये लोग ये सिर्फ यही काम कर रहे हैं तो मतलब इस काम के लिए इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रीट किया जाएगा। पढ़िएगा, इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी ऑथोरिटी बोल लीजिए, बोर्ड बोल लीजिए या बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो और स्टेट, इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज educational institution for the limited purpose of providing service by way of conduct of entrance examination for admission to educational institute। बोल रहा है ये लोग हर पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, बट हाँ इस पर्पस के लिए कंसिडर कर लीजिएगा इनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जाम्पशन चैप्टर को लेकर अमेंडमेंट्स। वैल्यूएशन में 2 अमेंडमेंट है, एक तो नो क्लेम बोनस का हम बात कर लिए, और एक है नीचे आइए क्या बोल रहा है, वेदर इशू पढ़ते हैं पहले, फिर
सिनेरियो समझाएंगे और फिर अपने क्लैरिफिकेशन रीड करेंगे। बोल रहा है वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंसेंटिव पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी बोलते इसको शॉर्ट फॉर्म, गवर्नमेंट बॉडी, टू एक्वायरिंग बैंक्स अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। सुनिएगा, पहले एक्वायरिंग बैंक ये वर्ड सुनकर आपको याद आना चाहिए एग्जाम्पशन चैप्टर में कुछ बात। गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है माइटी मान लो, और ये मिनिस्ट्री क्या करता है सुनिएगा अच्छे से। ऐसे भी आप देख रहे होंगे इंडिया में रुपे कार्ड्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रपोजल और आया है कि आप चाहो तो अभी क्या होता है, आज आप कार्ड लेने आते हो तो बैंक वाला आपको कार्ड दे देता है, चाहे वो वीजा हो, मैस्ट्रो हो, मास्टर हो या रुपे। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा वाला कार्ड चाहिए। धीरे धीरे गवर्नमेंट ये जो बाहर वाली कंपनीज है वीजा, मैस्ट्रो, जिनका पहले डुओपोली था, उसको गवर्नमेंट धीरे धीरे हटाते जा रहा है। और आप देख रहे हैं रुपे कार्ड पे इतना इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है। लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन, 2000 से कम के वैल्यू, याद आ रहा होगा आपको एग्जाम्पशन चैप्टर, कि अगर आप 2000 से कम का यूपीआई वगैरह करते हैं या मान लो कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस पे जो चार्जेस काटता है बैंक, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट था एक्वायरिंग बैंक के सर्विस में। अब क्या सिस्टम है, मान के चलो गवर्नमेंट हो गया और एक मान लो एक्वायरिंग बैंक है। गवर्नमेंट क्या करता है, एक्वायरिंग बैंक्स को कुछ इंसेंटिव देता है। अब ये इंसेंटिव क्यों दे रहा है, तो गवर्नमेंट एक्वायरिंग बैंक मतलब जो बैंक कलेक्ट कर रहा है, जिसका मेरे पास मान लो आप मेरे पास आते हैं, बोलते कार्ड से पे करना है, तो जो हम स्वाइप करते हैं पीओएस मशीन में आप मेरे, वो मेरा मान लो एचडीएफसी का है, तो एचडीएफसी मेरा एक्वायरिंग बैंक हो गया। आप पेमेंट गेटवे से पे करते हैं तो वो मेरा एक्वायरिंग बैंक है। तो सिस्टम क्या है सुनिएगा, कि गवर्नमेंट क्या करता है, इंसेंटिव देता है एक्वायरिंग बैंक्स को, किस वजह से, कि आप रुपे कार्ड जितना इशू करेंगे या भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अगर आप प्रमोट करेंगे तो उस पर हम आपको क्या देने वाले, इंसेंटिव। अब ये इंसेंटिव को लेकर एक क्लैरिफिकेशन है, क्लियर है? आई होप फैक्ट समझ आ रहा है आपको। ये इंसेंटिव कहीं भी कस्टमर को नहीं दिया जाता है। बोलिएगा मेरा एटीएम कार्ड है, हम स्वाइप कर रहे हैं, मेरे को तो जितना पैसा लगना है उतना ही लगेगा। गवर्नमेंट क्या करता है कि अगर आप रुपे कार्ड यूज करेंगे यार तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे हम अपना ही सिनेरियो बता दें आपको, अगर आप मेरे वेबसाइट से क्लासेस परचेज करते हैं bgonline.in, और अगर आप पे करते हैं नॉर्मली कोई क्रेडिट कार्ड से या कोई डेबिट कार्ड से नॉर्मली, तो बैंक आप कार्ड आप स्वाइप किए, 15,000 फी पे कर दिए, आपके पॉकेट से 15,000 गया, बट बैंक मेरे से कुछ चार्जेस लेता है। बैंक क्या करेगा, वो स्वाइप के लिए मेरे से कुछ चार्जेस या वो पेमेंट गेटवे के लिए मेरे से चार्जेस लेता है बैंक। अब सिस्टम क्या है, अगर आप रुपे कार्ड से पे करते हैं ना तो मेरे को चार्जेस नहीं लगता है, हम फैक्ट्स बता रहे हैं। या आप यूपीआई करते तो चार्जेस नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है ये सब बैंक्स को ही। गवर्नमेंट बोल रहा है हम पैसा दे रहे हैं, आप पार्टी से पैसा मत लेना इस सब का। आई होप आपको फैक्ट समझ आ रहा है ये इंसेंटिव है क्या और कौन किसको दे रहा है। वैसे ये बात हम पूरा का पूरा फैक्ट्स में लिख भी दिए, पढ़िए। अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन, 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन को लो वैल्यू बोलते हैं। तो बोल रहा है अगर आप रुपे डेबिट कार्ड प्रमोट करें या लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस करें, इसके लिए गवर्नमेंट pays the acquiring bank an incentive as a percentage of value of rupee debit card transactions and low value भीम UPI transactions up to 2000। तो वो एक परसेंटेज आपको इंसेंटिव देता है, जो परसेंटेज बैंक मेरा नॉर्मली काटता है, वही मान लो 1% वो स्वाइप पे काटता है या पेमेंट गेटवे काटता है, तो गवर्नमेंट बोलता है आप रुपए से पेमेंट लो, हम आपको 1% दे देंगे।
इसके लिए एक्ट भी है हमारा, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 प्रोहिबिट्स बैंक्स एंड सिस्टम प्रोवाइडर्स, पेमेंट गेटवे वगैरह, फ्रॉम चार्जिंग एनी अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन मेकिंग और रिसीविंग अ पेमेंट थ्रू रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई। बोल रहा आप मेरी वेबसाइट से पे करते हैं, अब मेरा पेमेंट गेटवे जो है ले रखे हम किसी का, वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है, वो मेरे से भी नहीं लेता है। ये एक्ट में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि वो चार्जेस मेरे से आपसे नहीं लेगा, ठीक है, गवर्नमेंट दे रहा है ये चार्जेस। द सर्विसेज सप्लाइड बाय एक्वायरिंग बैंक इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम in case of transactions through RuPay, Bhim UPI is same as the service that they provide in case of transactions through any other card or other mode of payment। बोल रहा आप कोई और कार्ड से पे करते हैं, वीजा से, तो भी वही सर्विस मिलता आपको, रुपए से कर रहे हैं तो भी। पेमेंट गेटवे वाला मेरे को वही सर्विस दे रहा है, आप वीजा से पे करें तो भी वो आपसे पैसा लेकर मेरे को दे रहा है, आप रुपए से पे करें तो भी वो आपसे पैसा लेकर मेरे को दे रहा है। मतलब सर्विस में कोई इंपैक्ट नहीं है, सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में कोई इंपैक्ट नहीं है। ये जो भी बात हो रहा है गवर्नमेंट और एक्वायरिंग बैंक का हो रहा है। पढ़िए, द ओनली डिफरेंस इज दैट कंसीडरेशन फॉर सच सर्विस इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड बाय मर्चेंट और द यूजर ऑफ द कार्ड इज पेड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। बोल रहे जो नॉर्मल चार्ज कटता वो चार्ज अब मेरा नहीं कटेगा, क्योंकि आप रुपए से पे कर रहे हैं, तो HDFC मेरे से नहीं लेता है चार्जेस। क्यों नहीं लेता है? अगर आप रुपए से देंगे तो, क्योंकि बैंक दे देता है उसको, बस यही डिफरेंस है, सर्विस सेम है। हाउएवर पूछा गया क्या इस पे GST लगेगा? बोलिएगा गवर्नमेंट ये जो इंसेंटिव दे रहा है इस पे GST लगेगा या नहीं, मतलब ये वैल्यू में आएगा या नहीं। तो वैल्यूएशन चैप्टर याद होगा आपको, सेक्शन 15(2)E। 15(2)E बोलता है कि वैल्यू में सब्सिडी आता है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं आता है। बाकी सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो आएगा, बट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वैल्यू में नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कंसीडरेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31, तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, आप दो, आपके बिहाफ में कोई और दे, मॉनिटरी हो नॉन मॉनिटरी हो, बट दो चीज को आप कंसीडरेशन नहीं मानते थे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है, और दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी को भी आप कंसीडरेशन नहीं मानते। तो ये कंसीडरेशन है, सॉरी ये गवर्नमेंट सब्सिडी एक कंसीडरेशन ही नहीं है, और ये बात 15(2)E भी सपोर्ट करता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी को वैल्यू में नहीं जोड़ेंगे, तो इस इंसेंटिव पे कोई GST नहीं लगेगा। पढ़िएगा, इट इज नॉट ए कंसीडरेशन पेड बाय गवर्नमेंट फॉर एनी सर्विस सप्लाइड टू गवर्नमेंट। बोले ये तो सब्सिडी है, कोई गवर्नमेंट को आप सर्विस थोड़ी दे रहे हैं इस पे। इनफैक्ट लैंग्वेज पढ़िएगा, द इंसेंटिव इज इन द नेचर ऑफ सब्सिडी। बोल रहा है ये क्या है? सब्सिडी, डायरेक्टली लिंक टू प्राइस ऑफ द सर्विस, एंड द सेम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन इन व्यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 231। 231 था कंसीडरेशन का डेफिनेशन, एंड सेक्शन 15 क्या आप लिखिए 15(2)E। तो बोल रहा है ये 15(2)E के हिसाब से भी अगर आप सोच ले तो ये वैल्यू में नहीं आना चाहिए, और कंसीडरेशन के डेफिनेशन के हिसाब से सोच ले तो भी ये कंसीडरेशन नहीं है। हम आपको एक बार डेफिनेशन भी दिखा दे रहे हैं 231 का, और 15(2)E भी हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, एक मिनट बस। हाँ ये देख लीजिएगा कंसीडरेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, और यहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि कंसीडरेशन शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। और सेम चीज हम आपको वैल्यूएशन चैप्टर से भी दिखा दें, सेक्शन 15(2)E से। तो सेक्शन 15(2)E
अगेन गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू में आता है एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज बाई गवर्नमेंट, मतलब सॉरी बाकी सब्सिडी आता है, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं आता है। क्लियर है? चलो, तो ये भी सिंपल सा क्लैरिफिकेशन था। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं अपने आईटीसी चैप्टर पे। आईटीसी चैप्टर पे भी एक अमेंडमेंट, या सॉरी 2 अमेंडमेंट बोल सकते हैं ब्रदर। एक रूल 37(1) में है और एक न्यू रूल ही इंसर्ट हुआ है। आईटीसी चैप्टर में आपको याद होगा सेक्शन 16 आईटीसी देने का बात करता है, क्रेडिट देने का बात करता है, और 16(1) बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस यूज कर रहे हैं तब आपको आईटीसी मिलेगा। बट उसमें भी आईटीसी कब मिलेगा आपको? जब आप 16(2) का 6 कंडीशन फुलफिल करेंगे तब। ये था आपका 16 का समरी, देख लीजिएगा, निर्वाणा से दिखा रहे हैं। उस 16(2) में कंडीशन क्या क्या था? पहला 16(2) आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। 16(2) सप्लायर अपने रिटर्न में दिखाया हो, जो कि आप सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया हो, जो कि आपके 2B में दिख रहा हो। 16(2) आपके पास गुड सर्विस आ जाना चाहिए। 16(2)BA वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए 38 में। 16(2)C गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, और 16(2)D आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। 6 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते थे तब आपको आईटीसी मिलता था। उसमें से था एक कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए, आप पार्टी को पैसा इनिशियली दो ना दो। याद आ रहा है? तो अगर हम किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किए, हम पे नहीं करते, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है, तो मेरे को इनिशियली क्रेडिट मिल जाता है। हाँ, इवेंचुअली मेरे को 180 डेज में पे करना होता है। अगर आप 180 डेज में पैसा नहीं देते हैं तो जो आईटीसी लिए थे उसको आप रिवर्स करते थे विथ इंटरेस्ट। ये बात रूल 37 में लिखा हुआ है। और ये जो पहला वाला अमेंडमेंट है ना, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट ऐसा सच नहीं है। जो भी लिखा हुआ है इसको आप ऑलरेडी अपने बुक में नोट कर रखें। ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। ये बस बोल रहा है कि अगर हम कोई गुड्स परचेज किए 180 डेज में पे नहीं करते तो उस केस में जो आईटीसी लिए थे वो रिवर्स होगा। बट अगर हम 70% पे नहीं करते, 30% पे कर देते हैं, तो क्या पूरा आईटीसी रिवर्स होगा? नहीं, अगर आप 70% पे नहीं करते हैं तो 70% रिवर्स होगा। तो पार्ट पेमेंट में प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। ये बात ऑलरेडी आप क्वेश्चन भी किए हैं, बुक में नोट भी किए हैं। तो इसको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे एज सच, क्योंकि ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे। पढ़िएगा रूल 37(1) रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बोल रहा है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी, बोल रहा है अगर आप आईटीसी ले रखें ऑन एनी इनवर्ड सप्लाईज, अमेंडमेंट बस यहां है और यहां है, हम पूरा रीड कर दे रहे हैं, ठीक है। बोल रहा रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ अदर देन आरसीएम वाला, आरसीएम पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था, बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ वैल्यू ऑफ सच सप्लाई वेदर होलली और पार्टली along with टैक्स पेबल। बोल रहा है अगर आप पैसा नहीं देते हैं होलली या पार्टली कुछ भी, विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेकेंड प्रोविजो टू 16(2), और 16(2) का सेकेंड प्रोविजो 180 डेज का बात करता है। तो अगर आप 180 डेज में पैसा नहीं देते हैं तो सेल पे, तो आपको पे करना पड़ेगा या रिवर्स। तो बोल रहा है या तो क्रेडिट बैलेंस घटा लीजिए, या क्रेडिट नहीं पड़ा मेरे पास तो कैश में पे करिए। तो अमेंडमेंट बस यही था, यहां बोला गया होलली और पार्टली, और यहां पे बोल दिया गया पे और रिवर्स। आईटीसी है तो आईटीसी बैलेंस है तो आईटीसी बैलेंस से पे कर दीजिएगा, नहीं है तो कैश में। आगे कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, सेम। क्लियर है? चलो, इसके बाद एक न्यू रूल इंसर्ट हुआ है, रूल 37A। ये बोलता है कि मान के चलना आप सप्लायर से कोई गुड्स परचेज किए, आप परचेज करते तो प्रोविजनल आईटीसी ले लेते। अब कल को सप्लायर अगर पे नहीं करता गवर्नमेंट को तो फंसते आप है, आपको रिवर्स करना पड़ता है। यही सुने थे ना, क्योंकि 16(2)C बोलता है गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना चाहिए।
तो अगर कल को सप्लायर पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को तो फंसता है रेसिपिएंट है। इसको ड्रैकोनियन प्रोविजन बोलते थे हम लोग। क्लियर है? उसको लेकर एक रूल आया है, रूल 37A। पढ़िए। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। दो वर्ड है, रिवर्सल। अगर आप वो पे नहीं करता गवर्नमेंट को पैसा तो आप रिवर्स करेंगे। हाँ, लेटर ऑन पे कर देगा तो रीक्रेडिट ले लेना। ये रीक्रेडिट 180 डेज में भी होता था। आपको याद होगा, हम गुड्स परचेज की आईटीसी ले लिए, हम अगर 180 डेज में हम पैसा नहीं दिए तो हम रिवर्स करते थे विथ इंटरेस्ट, और एज एंड व्हेन जब हम पे करेंगे तो रीक्रेडिट ले लेते थे। और इस रीक्रेडिट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, 5 साल बाद भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। 16(4) का टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है रीक्रेडिट पे। तो यहां भी वैसी कुछ बात मिलेगा आपको। तो हेडिंग में 2 चीज का बात हो रहा है, पहले तो रिवर्सल और फिर पे हो गया तो रीक्रेडिट। रीक्रेडिट का कोई टाइम लिमिट नहीं। वैसे यहां पर हम कुछ बात करेंगे क्योंकि यहां पर 3B का मैचिंग वगैरह का बात होगा कुछ। रूल 37A, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। बोल रहा है वेयर द आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न इन 3B। बोल रहा आप 3B में आईटीसी क्लेम कर लिए फॉर अ टैक्स पीरियड in respect of which such invoice or debit note, the details of which have been furnished by supplier in the statement of outward supply in GSTR 1 or using if invoice furnishing facility। बोल रहा आप आईटीसी ले लिए किस भरोसे? सप्लायर अपने GSTR 1 या अपने IFF में सब दिखा रखा है। बोलिएगा जैसे ही आप ये बात सुनेंगे तो आप बोलेंगे सेक्शन 16(2)AA सेटिस्फाइड। 16(2)AA बोलता था कि सप्लायर अपने 1 में दिखा रहा हो जो कि आपको 2B में दिख रहा है। तो हां, आपका सप्लायर 1 में दिखाया या इफ में दिखाया, आपके 2B में रिफ्लेक्ट हुआ और आप आईटीसी ले लिए। बोलिए मेरा आईटीसी लेना यहां तक कोई गलत है क्या? नहीं, सही है। बट मान लेना आपका सप्लायर 1 में दिखाया, 2B में रिफ्लेक्ट हुआ, 2B में रिफ्लेक्ट हुआ, 3B में हम क्लेम कर लिए। हम तो सही है, क्लेम कर लिए। बट मान लो वो 1 में दिखा दिया, 3B में नहीं दिखा रहा है। और ये बात आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई सप्लाई या आप अपना GSTR 1 में ज्यादा सप्लाई दिखा रहे और 3B में कम, अब समझना आप 1 में ज्यादा दिखा रहे हो और आपके 1 के भरोसे GSTR 2B में हम लोग चेकिंग किए और GSTR 2B के भरोसे रेसिपिएंट को हम लोग आईटीसी दे दिए। तो आप 1 में दिखाएं, 2B में दिखा, 2B में दिखा, रेसिपिएंट को हम लोग आईटीसी दे दिए। बट जब पे करने का बात आया तो आप 1 में तो दिखाएं, 3B में नहीं दिखा रहे। तो जहां लायबिलिटी आईटीसी पास करने का बात आया तो 1 में दिखा दिए आप, जब पे करने का बात आया तो आप 3B में नहीं दिखा रहे। और आई होप याद होगा आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो सेक्शन 29(2) में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल तक हो सकता था। क्लियर है? बाकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसल जो गलती किया उसका हो रहा है। बट हम तो आईटीसी ले लिए, हम रेसिपिएंट है। मिस्टर ए 1 में दिखाया, 2B में रिफ्लेक्ट हुआ, मिस्टर बी 3B में आईटीसी ले लिया। अब ए 1 में दिखाया, ए 3B में नहीं दिखा रहा है, उसके 1 के भरोसे बी आईटीसी ले लिया। अब ए को तो अपने बाद में रजिस्ट्रेशन कैंसल तक कर सकते हैं, ए को छोड़िए, बी जो आईटीसी लिया उसका क्या होगा? क्योंकि इसका पैसा तो गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं है, तो ये रिवर्सल होगा। और बाद में अगर ए पे कर दिया तो रिक्रेडिट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है रूल 37A। आइए पढ़ते हैं। वेयर, फिर से पढ़ रहे स्टार्टिंग से। आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर बी इन द रिटर्न GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच
हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर मतलब ए दिखाया है और बी आईटीसी ले लिया, इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 और इफ बट द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B for the tax period corresponding to said statement of outward supply has not been furnished by the supplier। बोल रहा 1 में तो आप दिखा दिया सप्लायर, 3B में नहीं दिखाया। कब तक? 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर का, 30 नवंबर नहीं है, ध्यान से वेट करिएगा। बोल रहा सप्लायर 1 में दिखाया, मान लो 1 में दिखाया, 3B में नहीं दिखाया जनवरी मंथ का, फरवरी में पता चले तो रेक्टिफाई कर सकता था, मार्च में कर सकता था, तो हम लोग बोले ठीक है, अगर 1 में वो दिखाया किसी महीने का, 3B में दिखाना भूल गया, कोई बात नहीं, बाद में दिखा दो। बट कब तक? 16/4 नहीं बोलिएगा, यहां हम सप्लायर का बात कर रहे अभी। तो सप्लायर अगर अगले साल 30 सितंबर तक नहीं दिखाता है तो जो हम आईटीसी लिए थे वो रिवर्स होगा। टिल द 30th September following the end of the financial year in which ITC in respect of such invoice or debit note has been availed। तो बोल रहा है अगर सप्लायर 30 नवंबर, मान लो 23-24 मेरा ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर, तो 30 सितंबर 2024 तक अगर सप्लायर नहीं दिखाता है तो हम, ये मिस्टर ए के लिए, हाँ ये सप्लायर के का बात हो रहा है, सप्लायर ये नहीं दिखाया 30 सितंबर तक, तो रेसिपिएंट जो आईटीसी लिया है ना वो फंस जाएगा और अब रेसिपिएंट को वापस करना होगा 16/4 के टाइम लिमिट पे। तो रेसिपिएंट को रिवर्स करना होगा सेक्शन 16/4 के टाइम लिमिट पे, क्योंकि आईटीसी पे 16/4 का टाइम लिमिट है। पढ़िए, द सेड अमाउंट of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing a return in 3B on or before 30th, और आपके लिए 30 नवंबर, क्योंकि 16/4 का टाइम लिमिट में 30 नवंबर होता। ऑब्वियसली उसके लिए भी 30 नवंबर कर देते तो आपको पता ही नहीं चलता। मान लो वो नवंबर में पे नहीं किया तो आप तो दिसंबर में जाके रिवर्स करते ना, तो दिसंबर तो अलाउड ही नहीं है, इसलिए उसका टाइम कम करके 30 सितंबर कर दिया गया ताकि आपके लिए टाइम चेंज ना करना पड़े 16/4 का। प्रोवाइडेड दैट वेयर सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी इज नॉट रिवर्स्ड, तब तो लायबिलिटी में जोड़ देंगे, अगर आप वापस नहीं करते हैं तो विथ इंटरेस्ट जोड़ देंगे। पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट वेयर the said amount of ITC is not reversed by registered person in GSTR 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which ITC has been availed। तो अगर आप 30 नवंबर तक नहीं सुधारते हैं तब आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। Such amount shall be payable by the registered person along with interest thereon under 50। ठीक है, हाँ बाद में पे कर दिए रिक्रेडिट ले लीजिएगा, और इस रिक्रेडिट का कोई टाइम लिमिट नहीं है। पढ़िए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेस द रिटर्न इन 3B फॉर द सेड टैक्स पीरियड, द सेड रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट। कब? जब वो पे कर देगा उस मंथ के 3B में क्लेम कर लीजिएगा। रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट in the return in 3B for a tax period thereafter। तो हेडिंग क्लियर है ना, रिवर्सल और रीअवेल, क्लियर है। तो ये था आपका आईटीसी चैप्टर को लेकर अमेंडमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपका रूल 8 और रूल 9 में कुछ अमेंडमेंट है। रूल 8 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो, और फिर रूल 9 में ऑफिसर चेकिंग करके अप्रूवल देता है, वो बात 9 है। तो 8 जब आप अप्लाई करते हैं, 9 जो ऑफिसर काम करता है। रूल 8 और 9 में चेंजेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर का अगर हम बात कर लें
तो आप जानते हैं जीएसटी में हम लोग पोर्टल पे आते हैं, हमारा कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। पोर्टल में आकर हम लोग फॉर्म भरते हैं जीएसटी RAG1। RAG1 दो पार्ट में होता था, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में तीन ही चीज आपसे मांगा जाता है, आपका पैन, ठीक है, इनकम टैक्स वेबसाइट से जो लिंक्ड है, पैन, मोबाइल, ईमेल आईडी। तीनों को मोबाइल ईमेल आईडी में ओटीपी जाता है, पैन तो इनकम टैक्स के वेबसाइट से हम लोग लिंक कर रखे, तो तीनों जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो एक TRN नंबर आता था, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और उसको लेकर फिर आप लॉगिन करते थे और पार्ट बी में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट देते थे। यही था। अब एक छोटा सा चेंजेस आया। सबसे पहले तो जो पार्ट ए में तीन चीज देते थे ना आप, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब बोला गया यहां पर चॉइस ऑफ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं आएगा। मतलब सुनना, गवर्नमेंट देखा ना, एक चीज रियलाइज किया कि कुछ कुछ लोग ना मल्टीपल पैन ले बैठे हुए हैं। हाँ गलत है, इलीगल है, बट बहुत लोग मल्टीपल पैन ले रखे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक पैन नंबर की पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिए, बट जब इनकम टैक्स पे करने का आता है तो दूसरा पैन नंबर पे इनकम टैक्स देते हैं। मतलब हम जब टैक्स पेएबल आ रहा है मेरा इनकम टैक्स, तो वहां पर हम डिफरेंट पैन दिखा रहे हैं, जीएसटी में डिफरेंट पैन दिखा रहे हैं। इलीगल है, बट ट्रेसिंग पे ये बात गवर्नमेंट रियलाइज किया कि बहुत लोग ऐसा गलत गलत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाया, बोला अब आपके पास चॉइस नहीं है कि जीएसटी नंबर जब आप लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर अपने चॉइस का या अपने चॉइस का ईमेल आईडी आप नहीं दे सकते। अब आपको वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा जो इनकम टैक्स में लिंक है, और हमारा पोर्टल और सीबीडीटी का पोर्टल लिंक किया हुआ है, तो अब आपका वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा जो इनकम टैक्स से भी लिंक्ड है, ताकि अब आप डिफरेंट डिफरेंट यूज ना कर पाए। तो सबसे पहला छोटा अमेंडमेंट ये। रूल 8.1 से लेकर 8.4 में एक वैलिडेशन होता था, पढ़ लो। बोल रहा है पैन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन, ये तो हम लोग जानते हैं, बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डेटाबेस मेंटेन्ड बाय सीबीडीटी। ठीक है, अमेंडमेंट अभी अभी दिखेगा आपको। एंड शैल ऑल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपी सेंट टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये रहा अमेंडमेंट। कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस? लिंक्ड टू पैन। क्लियर है? चलो, इसके अलावा जीएसटी RAG1 में आप अप्लाई करते हैं, जब फॉर्म सबमिट हो जाता है ना तो RAG2 में एक्नॉलेजमेंट आता है। RAG2 में अब फॉर्म सबमिट कब माने, इसको लेकर रूल 8.4A बोलता है, पढ़िएगा। वेर एन एप्लीकेंट, मेरे साथ साथ पढ़िए, इग्नोर, काटिएगा मत, इग्नोर करिए। वेर एन एप्लीकेंट ऑप्ट्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। आप जानते हैं कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी, नॉर्मली अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, नहीं करने पे 30 डेज। बट क्या हर को आधार ऑप्ट करना है? नहीं, यूआईएन वाले को नहीं करना है, गवर्नमेंट बॉडीज को नहीं करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को नहीं करना है, स्टैट्यूटरी बॉडीज को नहीं करना है, नॉट ए सिटीजन को नहीं करना है। तो ये सब बात 2560 में। तो जिसको लिंक नहीं करना उसका बात नहीं कर रहे हैं, जिनको लिंक करना है आधार और ऑप्ट किए उनका बात हो रहा है। फिर से पढ़िए। वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 2560 opts for authentication of Aadhaar number, तो he shall while submitting the application undergo authentication of Aadhaar number। बोल रहा है नॉर्मल आदमी का बात हो रहा है, जिसको आधार लिंक का ऑप्शन है, जिसके पास, अगर आप आधार ऑप्ट करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा, इसके लिए 15 दिन मिलता है। द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस, अब अगर आप आधार ऑप्ट करते हैं तो किस दिन मानेंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया? जिस दिन पार्ट बी भर देंगे एप्लीकेशन सबमिट मान ले, या जब आधार ऑथेंटिकेट करवा देंगे तब। तो बोल रहे जब आप आधार ऑथेंटिकेट करवा देंगे तो सिर्फ पार्ट बी भरना। आप तो ऑप्ट किए ना आधार नंबर, तो पार्ट ए पार्ट बी भरने के बाद आधार लिंक कर लेंगे, तब मानेंगे आपका फॉर्म सबमिट हुआ। क्लियर है?
बट मान लो आप ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन और कुछ दिन गुजर गया और अभी तक आप आधार लिंक नहीं किए, तो 30 डेज बाद रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो यहां पर बोला जाएगा फॉर्म कब सबमिट माना जाए, जिस दिन आप आधार लिंक कर दें और 15 डेज, क्योंकि 15 डेज हम लोग वेट करते हैं, आप आधार लिंक करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। पढ़िए, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 days from submission of application in part B of GST REG 1 whichever is earlier। क्लियर है? चलो, इसके अलावा एक अमेंडमेंट यहां भी आया है, एक प्रोवाइडेड दैट है, पढ़िएगा। प्रोवाइडेड दैट every application made by a person other than person mentioned in 2560, ठीक है, 2560 तो उनको आधार लिंक करना ही नहीं है, बाकी लोग का बात हो रहा है। Who has opted, बोल रहा है नॉर्मल आदमी, who has opted for authentication of आधार नंबर and is identified on the common portal based on data analysis और risk parameter। सुनिएगा, नॉर्मली क्या होता था, आप आधार ऑप्ट किए, फॉर्म सबमिट हो गया, 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। हाँ, अगर आप आधार लिंक नहीं करते थे या असिस्टेंट कमिश्नर को लगता था कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना जो रिक्वायर्ड है, तब 30 डेज में मिलता था। अब डिपार्टमेंट एआई यूज कर रहा है बहुत सारा, ये फेक आईटीसी, फेक रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए। तो मान लो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या एआई, डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर। आप आधार ऑप्ट किए, बट सॉफ्टवेयर में ना एआई के हिसाब से उसको डाउट हुआ इस एप्लीकेशन में, तो हम लोग 7 डेज में नहीं देंगे आपको, 30 डेज में देंगे। ये बात आपको अगले पेज में दिखेगा, रूल 9 में। रूल 9 में अमेंडमेंट सिर्फ यही है, यही जो हम हाईलाइट किए, ये और दोनों सेम लाइन है। रूल 9 एक बार देखो, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अमेंडमेंट जो नहीं है हम उसका बात करें। नॉर्मली आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो पीओ के पास चला जाता है और पीओ 7 वर्किंग डेज में आपको अप्रूवल देता था। हाउएवर, अगर आप आधार ऑप्ट नहीं करते थे या आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते थे, या आप आधार ऑथेंटिकेट किए और असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि आपके प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए और वो कमिश्नर का अप्रूवल ले रखा है, तो 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता था, 7 डेज नहीं। एक और केस हो गया 30 डेज का, ये है अमेंडमेंट। ये वही है कि अगर सॉफ्टवेयर जो डिपार्टमेंट का एआई है या डेटा एनालिसिस या रिस्क पैरामीटर के हिसाब से सॉफ्टवेयर को लगता है कि कोई एप्लीकेशन जो आप सबमिट किए हैं डाउटफुल है, तो 7 डेज में नहीं, इस बार 30 डेज में चेकिंग के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो पहले रूल 9 का अमेंडमेंट देख लो। नॉर्मली 7 डेज था, पहले हम लोग 2 केस बोलते थे 30 डेज का, अब 3 केस हो गया। कौन सा? अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। बोल रहा आप आधार लिंक कर लिए बट सॉफ्टवेयर पकड़ लिया आपको, या सॉफ्टवेयर को डाउट हुआ। एज स्पेसिफाइड इन रूल 8(4)(a) is identified on the common portal based on data analysis and risk parameter for carrying out physical verification of the business premises। तो भी कितना होगा? 30 डेज। और सेम चीज यहां भी लिखा हुआ है सब रूल 2 में। सब रूल 2 क्या था कि अगर आपके फॉर्म में गलती हो, ठीक है, तो ऑफिसर आपको 7 डेज का टाइम देता था। उसी 7 दिन में बोलेगा कि हाँ आप क्या करो, रेक्टिफाई करो। और अगेन 30 डेज कब हो जाएगा आपका? जब आपका सॉफ्टवेयर पकड़ लिया तो यहां पर कुछ भी नहीं, सेम एज एवर। क्लियर है? पीछे ये रूल 8 में वापस है। प्रोवाइडेड दैट every application made by a person other than person notified under 2560 who has opted for
authentication of Aadhaar number and is identified on the common portal based on data analysis और risk parameter, तब हम लोग आपको चेक करेंगे। और चेकिंग का तरीका भी नया है। डिपार्टमेंट आइए, बायोमेट्रिक होगा आपका। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकली आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे थंब प्रिंट ले लिए, ठीक है, फिंगर्स का टिप का प्रिंट ले लिए, इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक। तो अगर सॉफ्टवेयर पकड़ा है स्क्रूटनी में और सॉफ्टवेयर को लग रहा है ये ऑल्दो आधार लिंक कर लिया ये आदमी बट डाउटफुल लग रहा है एप्लीकेशन, तो आप आइए डिपार्टमेंट, आपका बायोमेट्रिक होगा। आपका फोटोग्राफ क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट में। जैसे आप जाते हैं ना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो पासपोर्ट या रिन्यू करने के लिए तो बायोमेट्रिक होता है, फिर लाइव फोटोग्राफ लेते हैं आपका। सेम स्टोरी यहां बोल रहा है, मतलब आप डॉक्यूमेंट पे नहीं, अगर सॉफ्टवेयर डाउट क्रिएट किया आप पे तो अब आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 1, आइए आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। नंबर 2, टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल। कंपनी है तो एमडी, ये बात 2560 में था। एचयूएफ है तो करता, फर्म है तो पार्टनर एंड सो ऑन। तो नंबर 2, टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू एप्लीकेंट नोटिफाइड अंडर 2560। जैसे कंपनी के लिए एमडी, फर्म के लिए पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टी के लिए सीईओ बोलते हैं आप, एचयूएफ के लिए करता एंड सो ऑन, वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल। तो अगर सॉफ्टवेयर पकड़ा तो 3 चीज, नंबर 1 आइए बायोमेट्रिक करेंगे आपका, नंबर 2 फोटोग्राफ क्लिक कराएंगे, नंबर 3 जो आप फॉर्म सबमिट किए, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना पीडीएफ, ओरिजिनल लेके आइए, देखना चाहते हैं। नंबर 3, along with verification of original copy of the document uploaded with the application in GST REG 1 at one of the facilitation center department में notified by commissioner for the purpose of this sub rule। और जब तक ये सब नहीं होता तब तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं मानेंगे या तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। पढ़िए, द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस लेड डाउन अंडर दिस प्रोविजन। क्लियर है? तो ये एक नया तरीका इंसर्ट हुआ है। वैसे एक न्यू सब रूल 4B भी आया है, 4B पढ़िए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, बोल रहा है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर स्पेसिफाई कर सकता है स्टेट्स और यूटीज वेयर इन प्रोविजो टू सब रूल 4A शैल नॉट अप्लाई। 8(4)A का प्रोविजो बोल रहा है, ये तो आप सुन लिए कि डिपार्टमेंट आइए, फोटो क्लिक करवाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, बट गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कुछ स्टेट्स जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट ये आज के दिन अगर हम बोल दें तो इंडिया में सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल है, ये पायलट बेसिस पे, इसको ट्रायल बेसिस पे गुजरात में भी चल रही है, कहीं और नहीं है। पढ़िए, नोटिफिकेशन नंबर 27/2022 प्रोविजो टू 8(4)A, ये वाला क्या, ये फोटो क्लिक करवाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, आज के दिन कहीं और एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ गुजरात में। शैल नॉट अप्लाई इन ऑल द स्टेट्स और यूटी एक्सेप्ट, कहां अप्लाई नहीं होगा, हर स्टेट पे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कहां अप्लाई हो रहा है आज के दिन, गुजरात पे। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सिंपल सा बात है यहां पर, यहां बोला गया है कि अगर आप टीडीएस डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन ले रखे थे 51 में, टीसीएस कलेक्टर का 52, अब जानते हैं सेक्शन, रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, और अब आपको टीडीएस नहीं काटना है या अब आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ऑप्शन, अब आप ऑफिसर को लेटर लिखिएगा कि देखो यार हम टीडीएस का रजिस्ट्रेशन ले रखे थे, टीडीएस डिडक्टर का या टीसीएस कलेक्टर का, अब टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप इन राइटिंग लिखकर दे देना ऑफिसर को, ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। पढ़िए, ऑप्शन, मेड अवेलेबल टू टीडीएस और टीसीएस रजिस्ट्रेंट
टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोल रहा है वेयर ऑन अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग बाय अ पर्सन टू whom a registration has been granted under rule 12(2) TDS TCS के लिए होता है। बोल रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रखें और लेटर लिखते हैं डिपार्टमेंट को, और या डिपार्टमेंट खुद ही रियलाइज किया ये बात, और अपॉन एन इंक्वायरी और परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर GST एक्ट द PO इज सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन to whom a certificate of registration has been issued is no longer liable to deduct TDS under 51 or collect TCS under 52. So, said officer may cancel the registration issued and such cancellation shall be communicated to the registered person electronically. और डैशबोर्ड में या मोबाइल और ईमेल आईडी में भी आ जाता है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट, इनवॉइसिंग चैप्टर में छोटा छोटा अमेंडमेंट है। इनवॉइसिंग चैप्टर में आप रूल 46 पढ़ते थे और 46 बताता था कि इनवॉइस में क्या क्या चीज होना चाहिए। उसमें था एक B2C सप्लाई में, ये अमेंडमेंट यहां है, ये नहीं, तो ये मैं रिपीट कर रहा है। अगर आपका B2B सप्लाई है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तब तो आपको उसका GST नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह देना पड़ता था। B2B में आपको ऑलवेज नाम, एड्रेस, नंबर देना पड़ता था। बट B2C में कब देते थे? जब अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तब, 50,000 तक नहीं। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, आ रहे उस पर। तो बोल रहा है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन अ GST इनवॉइस, द टैक्स इनवॉइस इशूड मस्ट क्लियरली मेंशन इंफॉर्मेशन अंडर फॉलोइंग हेडिंग। जहां अमेंडमेंट हम बस वही लिखें। इफ द रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब B2C सप्लाई में, एंड वैल्यू इज मोर देन 50,000, बोल रहा 50,000 तक है तब तो आपको कुछ नहीं करना है। 50,000 से ज्यादा है तब आपको नेम एंड एड्रेस रेसिपिएंट का लिखना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी लेना है, स्टेशन, स्टेट नेम, स्टेट कोड देना है, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे तो कंट्री का नाम। अब यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट यहां है। प्रोवाइडेड दैट, पढ़िएगा अमेंडमेंट, वेयर एनी टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइड बाई और थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। बोल रहा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विस देते हैं और बाई अ सप्लायर ऑफ OIDR सर्विस से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, टू ए रेसिपिएंट हु इज अनरजिस्टर्ड। बोल रहा है ऐसे तो आप क्या सुने थे कि 50,000 से ऊपर का वैल्यू हो तब नाम एड्रेस देना है ना अनरजिस्टर्ड में। बट दो केस, कौन कौन सा दो केस? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विस है, नंबर 1, या OIDR सर्विस है, नंबर 2, तो आपको हमेशा बिल में एड्रेस देना होगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, a tax invoice issued by registered person shall, बोल रहा वैल्यू से मतलब ही नहीं है, मैंडेटरी है आपके लिए, shall contain the name and address of the recipient along with pin code and name of state। तो बोल रहा है यहां पर एड्रेस मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर IGST एक्ट में काम आता है लोकेशन निकालने में। And said address shall be deemed to be the address on record of the recipient। तो यहां पर वैल्यू इररेलेवेंट है। ये दो लोग, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वाले लोग और OIDR सर्विस वाले लोग के लिए ऑलवेज क्या है? एड्रेस देना है, स्टेट का नाम, पिन कोड वगैरह सब कुछ लिखना है। क्लियर है? एक रूल 46A होता था, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अमेंडमेंट ना ये है, एक बार हम दिखा दें, ये है अमेंडमेंट। ऊपर वाला तो सेम है। अगर आप टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों करते हैं तो कोई जरूरी है क्या टैक्सेबल के लिए अलग से टैक्स इनवॉइस दें, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए अलग से बिल ऑफ सप्लाई दें? अलग अलग डॉक्यूमेंट देना है क्या?
नहीं, अब चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन था इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो ये बात वही लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं आया, और अमेंडमेंट कोई काम का भी नहीं है, प्लेन है। प्रोवाइडेड दैट सेड सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई shall contain the particulars as specified in रूल 46। रूल 46 होता है टैक्स इनवॉइस। तो बोल रहा आप एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बट जो जो चीज टैक्स इनवॉइस में होना चाहिए वो इस एक डॉक्यूमेंट में हो। और रूल 54 बिल ऑफ सप्लाई वगैरह, या 54 बिल ऑफ सप्लाई नहीं है, 49 है बिल ऑफ सप्लाई। तो बोल रहा आप एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, उसमें इनवॉइस का भी डेटा होना चाहिए और बिल ऑफ सप्लाई का। अब बोलोगे एंड 54 भी लिखा है, वो 54 स्पेशल केस थे, जीटीए का इनवॉइस, बैंक्स का इनवॉइस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इनवॉइस, ट्रांसपोर्टेशन का इनवॉइस, मल्टीप्लेक्स थिएटर का। तो सिंपल सा बात है, बोल रहा आप एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बट जो जो चीज नॉर्मली इनवॉइस में होता था वो इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद एक और सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। रूल 54(2), 54(3), 3, 4, 4A वगैरह आप पढ़ते थे ई इनवॉइसिंग को लेकर। ई इनवॉइसिंग का रूल होता है 48(4). वो बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपका 10 करोड़ से ऊपर का सप्लाई करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं या B2B सप्लाई करते हैं, तो आपको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। बट कुछ कुछ प्रिविलेज्ड या एग्जम्प्ट सेक्टर्स थे, उन्हीं का बात हो रहा है। वही बात रूल 54(2), 3, 4, 4A में है। जैसे बैंक्स, अभी हम बोले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस वाले लोग, जीटीए, मल्टीप्लेक्स थिएटर, गवर्नमेंट वाले लोग, ठीक है, लोकल ऑथोरिटी, OIDR सर्विस वाले लोग, SEZ वाला। तो ये जो एग्जम्प्ट सेक्टर था ई इनवॉइसिंग में, उनको लेकर एक क्लैरिफिकेशन। जैसे बैंक्स को ई इनवॉइसिंग नहीं करना है, तो यहां पूछा गया बैंक को बैंकिंग सर्विस मतलब जो लोन लेना देना उस पे इनवॉइसिंग नहीं करना है, या बैंक को ऑल सर्विस पे नहीं करना है। मतलब जब हम लोग बोल रहे 8 एग्जम्प्ट या प्रिविलेज्ड सेक्टर हैं, हम दिखा दें आपको एक बार, इसको आप यही वर्ड यूज करते थे, एग्जम्प्ट या प्रिविलेज्ड सेक्टर। ये रहा, जिनको ई इनवॉइसिंग से हम लोग बाहर रखे थे। क्या ये एंटिटी बाहर है या इनका अपना सर्विस बाहर है? मतलब बैंक वाला काम करेगा तो बाहर है, या बैंक का ऑल सर्विस बाहर है, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो, कंसिडरेशन इंटरेस्ट डिस्काउंट वाला सर्विस हो, या कोई भी सर्विस हो। तो आप पर्सन को एक्सक्लूड किए अदर देन ये लोग, तो ये एंटिटी बाहर है, इनका सर्विस चेक करने का जरूरत नहीं है। आप इसको बोलते थे प्रिविलेज्ड या एग्जम्प्ट सेक्टर या पर्सन। तो एज एन एंटिटी देखिएगा, सर्विस देखने का जरूरत ही नहीं है, प्लेन है, पढ़िए। एग्जम्पशन फ्रॉम जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसेस अवेलेबल फॉर द एंटिटी एज अ होल, हेडिंग से ही काम चल जाएगा। बोल रहा है ये जो एग्जम्पशन है ना, ये एंटिटी वाइज है, एंड नॉट restricted by the nature of supply being made by said entity। पढ़िए। In terms of notification number 13/2020 dated 21st March 2020 as amended, certain entities or sector, privileged sector बोलते थे हम लोग, या exempt sector, are exempted from mandatory generation of e-invoice as per rule 48(4). The issue which arose for consideration was whether this exemption from mandatory generation of e-invoice is available for the entity as a whole, or whether the same is available only in respect of certain supplies made by said entity। तो entity यहां person को निकाला गया था, तो ये रहा clarification। It is hereby clarified that said exemption from generation of e-invoice is for the entity as a whole and is not restricted by nature of supply
being made by said entity. एग्जाम्पल देख लो, बोले हम a banking company providing banking services may also be involved in making supply of some goods. एग्जाम्पल गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड कॉइन, बुलियंस बेचना. in any case बैंक्स एग्जम्प्टेड है तो ऑल सप्लाई है. द सेड बैंकिंग कंपनी is exempted from mandatory issuance of e-invoice for all supplies of goods and services, and thus will not be required to issue e-invoice in respect of any supply made by it. क्लियर है? पर्सन को आप एग्जम्प्ट बोले या प्रिविलेज्ड सेक्टर बोले. नेक्स्ट, ई वे बिल में एक छोटा सा अमेंडमेंट है. ई वे बिल में आप रूल 138 पढ़ते थे, उसमें एक सब रूल 14 होता था. वो बोलता था कि गवर्नमेंट नोटिफाइड गुड्स को नोटिफाई कर सकता है जिसपे ई इनवॉइसिंग करने का जरूरत नहीं है, और नोटिफाइड था ज्वेलरीज वगैरह. अब एक डाउट पूछा गया कि ज्वेलरीज के लिए ई इनवॉइसिंग नहीं करना होता है, गोल्ड सिल्वर या प्रीशियस मेटल्स वगैरह जो भी है. इमिटेशन ज्वेलरी है, डुप्लीकेट ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, जो रियल गोल्ड नहीं, जो इमिटेड है, इमिटेड रोल गोल्ड बोल लो आप, या इमिटेशन बोलते हैं उसको हम लोग. बोलिएगा नॉर्मल ज्वेलरी पे ई वे बिल जनरेट नहीं करना है. क्वेश्चन उठा, हम ज्वेलरी का रेप्लिका बनाए हैं, डुप्लीकेट, इमिटेशन है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए ई वे बिल चाहिए कि नहीं? तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई किया है कि हाँ उसके लिए चाहिए. हम लोग ज्वेलरी को बोले वो ज्वेलरी का डुप्लीकेट है, वो ज्वेलरी थोड़ी हुआ, उस पर आप नॉर्मली 50,000 से ऊपर का वैल्यू है, ई वे बिल जनरेट करिए. पढ़िएगा, ई वे बिल हेडिंग से काम निकल जाएगा. टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी. बोल रहा है रूल 138(14) illustrates the cases where e-way bill is not required to be generated. One such case is jewelry, goldsmith, silversmith's ware and other articles. Chapter is तो बस रेफरेंस के लिए are being transported. Thus jewelry, goldsmith, silversmith wares and other articles can be transported without generating e-way bill. बट क्या इमिटेशन को आप ज्वेलरी बोलेंगे? नहीं. दिस प्रोविजन हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट henceforth ई-वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्या? इमिटेशन ज्वेलरी. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद रिटर्न्स चैप्टर में आते हैं. रिटर्न्स चैप्टर में दो अमेंडमेंट है. एक रूल इंसर्ट हुआ है 88C. 88C क्या है ना, थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, GSTR 1 में ज्यादा सप्लाई दिखा देते हैं और 3B में कम. बोलिए आप 1 में ज्यादा सप्लाई दिखाएं, आपके 1 के बेसिस में 2B दिखा और 2B के बेसिस पे हम रेसिपिएंट को ITC दे दिए, तो आपका 1 के वजह से क्या हो रहा, ITC मिल गया रेसिपिएंट को. बट जब आपको लायबिलिटी पे करने का बात आया, 3B भरने का बात आया, तो उसमें आप दिखाई नहीं रहे. इसी के लिए आप अभी पढ़े थे पीछे रूल 37A, क्या वो 30 सितंबर तक नहीं दिखाता है नेक्स्ट ईयर का सप्लायर, तो रेसिपिएंट को ITC रिवर्स करना होगा. वो रेसिपिएंट के लिए था, मिस्टर बी के लिए. अब मिस्टर ए 1 में दिखाया, वो 2B में दिखा, बी ITC ले लिया. बी का बात कर चुके हम लोग पीछे ITC चैप्टर में. अब ए जो 1 में दिखाया और 3B में नहीं दिखा रहा है, तो ए पे एक्शन तो लेंगे. इनफैक्ट इसके लिए हम बोले थे कि इस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल तक हो सकता है 29(2) में, बट इतना जल्दी कैंसिल नहीं होता है, वो एक्सट्रीम केसेस में होता है. तो क्या एक्शन लिया जाएगा मिस्टर एक पे कि अगर वो 1 में दिखा रहा है ज्यादा, 3B में नहीं दिखा रहा है तो रूल 88C न्यू रूल इंसर्ट हुआ है, इंपॉर्टेंट है. वैसे रूल 88C जो आपके एग्जाम वाले दिन का बात कर लें, उस दिन तक इसमें जस्ट पावर है. अभी आप पढ़ेंगे तो आप ये बात समझेंगे. नेक्स्ट टर्म में अमेंडमेंट एक और आएगा इस पे, पढ़िएगा. मैनर ऑफ डीलिंग विथ डिफरेंसेस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई
मतलब GSTR 1 एंड रिपोर्टेड इन रिटर्न मतलब 3B। क्या डिफरेंस है तब क्या होगा? बोल रहा वेयर टैक्स पेएबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिम इन फॉर्म GSTR 1 और इफ 1 के बदले आप जानते हैं B2B इनवॉइसेस का QRMP में आप इफ लगा सकते हैं, और यूजिंग इफ इन रेस्पेक्ट ऑफ ए टैक्स पीरियड एक्सीड्स। अब मान लेना 1 में हम दिखाए हैं, बोलिएगा अगर हम 3B में ज्यादा दिखाते हैं, 1 में कम दिखाते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, या जब 1 में ज्यादा दिखाएंगे और 3B में कम तब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा। बोलेगा केस 1 केस 2, कब गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम है? 2, 1 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आप लायबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को, इस केस में गवर्नमेंट को दिक्कत है। अब बोलिएगा 1 और 3B में मेरा 1 रुपए का डिफरेंस है, बोलिए एक्शन ले ले? नहीं। तो बोला गया कि पढ़िएगा टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विथ GSTR 1 और इफ in respect of a tax period exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with return for that period furnished by him in GSTR 3B। बोल रहा अगर 1 में ज्यादा है 3B में कम। कितने से ज्यादा है? 1 रुपए से ज्यादा है तो एक्शन ले लेंगे क्या? नहीं। तो बोला गया बाई सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में बी रिकमेंडेड बाई काउंसिल। ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में यहां पर बस पावर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। यहां बोल रहा है हम लोग अमाउंट या परसेंटेज, कितने अमाउंट से ज्यादा है या कितने परसेंटेज से ज्यादा गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और आपके एग्जाम वाले दिन तक ये नोटिफाइड नहीं है जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। तो यहां बस पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट बोल सकता है कि अगर इतने अमाउंट से ज्यादा है या इतने परसेंटेज से ज्यादा है तो हम एक्शन लेंगे। नेक्स्ट टर्म के लिए अमाउंट और परसेंटेज आ गया है आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल। तो बस सुन लीजिए नॉलेज के लिए, 20% से ऊपर या 25 लाख से ऊपर तब एक्शन होगा। वैसे आपके एग्जाम में ये याद ही नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 6 महीना पुराना अमेंडमेंट आता है और उस दिन रूल 88C इनेक्ट नहीं हुआ, मतलब रियल में इन इफेक्ट नहीं आया, बस पावर दिया गया। ठीक है, तो बोल रहा 1 अगर आपके 3B से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? अमाउंट जो हम लोग बताएंगे या परसेंटेज जो हम लोग बताएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड ऑफ सच डिफरेंस। तो बोल रहा आपको एक नोटिस आएगा DRC 1B पार्ट ए में। तो अगर ऐसा है तो हम लोग आपको क्या करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस GST डिमांड रिकवरी के लिए DRC वर्ड यूज होता है 1B। नोटिस पार्ट ए में आएगा और नोटिस में बोला जाएगा कि आप ये जो 1 में ज्यादा दिखाएं 3B में कम दिखाएं, रीजन समझाइए। अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो हो सकता है 1 में दिखाएं आप, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, गलती था, एरर था कुछ, और 3B में कम दिखाएं तब तो ठीक है। या फिर अगर कोई जेन्युइन केस नहीं है तो पे करिए 1 के हिसाब से। तो बोल रहा है तो आपको नोटिस आएगा, आपको इंटीमेट किया जाएगा इन पार्ट ए ऑफ DRC 1B इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड अ कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट टू हिज ईमेल एड्रेस। जानते हैं ये प्रोसेस आप, प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोल रहा ऑनलाइन तो आपको नोटिस डैशबोर्ड में दिख ही जाएगा और आपको मेल भी कर देंगे, हाईलाइटिंग द सेट डिफरेंस एंड डायरेक्टिंग हिम। और आपको बोला जाएगा कि या तो एक्सप्लेन करिए क्यों डिफरेंस आ रहा है, नंबर बी एक्सप्लेन द फोरसेड डिफरेंस इन टैक्स पेएबल ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। कि 7 days में आप रीजन एक्सप्लेन करो, या और अब ऊपर पढ़िए पे द डिफरेंशियल टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सेक्शन 50 होता है आप जानते हैं, इनफॉर्म DRC 3 सेल्फ। तो बोल रहा है आपको नोटिस आएगा
अगर 1 ज्यादा है 3B से तो नोटिस आएगा या 7 डेज में रिप्लाई करिए या पे करिए। अब सब रूल 2 टाइम पास है। सब रूल 1 क्या बोला, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और बोलेगा 2 चीज, या तो पे करिए या 7 डेज में रिप्लाई करिए। सब रूल 2 यही बात बोलेगा आपके साइड से कि आप 7 डेज में पे कर देना या रिप्लाई दे देना। पढ़िए। द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर्ड इन सब रूल 1 shall upon receipt of intimation referred to in that sub rule shall either, वही चीज रिपीट कर दिया आपके साइड से कि अब आप क्या करना, either pay the amount of differential tax liability as specified in part A of DRC 1B fully or partly along with interest under 50 using form DRC 3 and furnish the details, और पे करने के बाद पार्ट बी DRC 1B का पार्ट बी में रिप्लाई कर दीजिएगा। एंड फर्निश द डिटेल्स देयर ऑफ इन पार्ट बी ऑफ DRC 1B इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। तो बोल रहे या तो पे कर दो, यही वाला बात, या एक्सप्लेन कर दो। फर्निश अ रिप्लाई electronically on the common portal incorporating reasons in respect of that part of differential tax liability that has remained unpaid। जितना आप नहीं पिए उसका रिप्लाई दीजिए। पार्ट ए में नोटिस आया था DRC 1B का, पार्ट बी में रिप्लाई कर दीजिएगा। इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST DRC 1B विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड सब रूल, मतलब 7 डेज। तो ये रिपीट कर दिया, बस ऊपर बोला डिपार्टमेंट आपको भेजेगा और ये 2 चीज बोलेगा, आप ये 2 चीज फॉलो करिएगा। और अगर आप 7 डेज हो गया ना पे कर रहे हैं, अगर 7 डेज क्रॉस हो गया और आप ना ही पे कर रहे हैं या ना ही रिप्लाई दे रहे हैं, तो डिपार्टमेंट अब रिकवरी लॉन्च करेगा सेक्शन 79 में। ठीक है। वेयर एनी अमाउंट specified in the intimation referred in sub rule 1 remains unpaid within the period specified in that sub rule। बोल रहा है 7 दिन, सब रूल में तो 7 लिखा हुआ था, 7 दिन में आप पे नहीं करते, या where no explanation or reason is furnished by the registered person in default। बोलता ना ही आप पे किए ना ही आप रिप्लाई दिए, या मान लो आप रिप्लाई दिए और आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, और where the explanation or reasons furnished by such person is not found to be acceptable by the PO, तो रिकवरी लॉन्च होगा। The said amount shall be recoverable in accordance with provisions of section 79। 79 क्या है, रिकवरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको रिकवरी लॉन्च कर देंगे। क्लियर है? चलो, वैसे यहां पे डिफरेंस कितने का हो ये एग्जाम में आपके एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस दिन तक नोटिफाई नहीं हुआ, तो बस पावर है ये सेक्शन, अभी ये रूल। नेक्स्ट, इसके बाद एक और अमेंडमेंट इस चैप्टर में, लेट फी को लेकर। सेक्शन 47 में आप पढ़ते थे लेट फी को लेकर, और 47 बोलता था कि अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं लगाते हैं तो नॉर्मली 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000 का लेट फी लगता है नॉर्मली CGST एक्ट में, और इतना ही लगता है SGST एक्ट में। बट एनुअल रिटर्न के लिए था 100 रुपीज पर डे, मैक्स टू मैक्स 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट CGST एक्ट में, और 100 रुपया पर डे और 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट SGST एक्ट में। अब सुनिएगा, नॉर्मल रिटर्न के लिए 100 रुपीज पर डे था, मैक्सिमम 5000। बट इसमें आप अमेंडमेंट आया है, आप जानते हैं निल रिटर्न होता है, तो 5000 ईच नहीं, मिलाकर होता है 500। 1.5 करोड़ में 2000 है, उसके बाद 5000, उसके बाद 10000। तो ये जो आप नॉर्मल रिटर्न के लिए सुन रखे थे कि लेट फी अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ऐसा ही अब एनुअल रिटर्न में ला दिया गया, रेशनलाइज कर दिया गया लेट फी इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न ऑल्सो। ये है अमेंडमेंट, ये तो पहले भी था। तो नॉर्मली लेट फी कितना लगता था,
एनुअल रिटर्न का नॉर्मली लेट फी कितना है? तो हम लोग यही पढ़े थे 100 पर डे। मैक्सिमम, सॉरी, एनुअल रिटर्न के लिए था 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। और इक्वल लेट फी अंडर एसजीएसटी लगता है, तो डबल हो जाता था। तो 100 रुपया यहां, 100 रुपया वहां, 0.25 यहां, 0.25 वहां। बट ये सबके लिए था पहले, अब बोला गया नहीं, छोटे आदमी के लिए कम कर दिया गया है और बड़े आदमी पे ये एप्लीकेबल होगा। तो रेशनलाइज कर दिया गया मैक्सिमम लेट फी को एनुअल रिटर्न के लिए, मैक्सिमम लेट फी फॉर एनुअल रिटर्न। और ये तो हम लोग जो पढ़े थे ये सीजीएसटी का था, इतना ही क्या था? एसजीएसटी। और अब जो हम लोग लेट फी देखेंगे ये मिलाकर हम बता रहे हैं। सुनिएगा, नॉर्मली कितना था? 100 रुपया सीजीएसटी, 100 रुपया एसजीएसटी, तो 200 हो गया पर डे। और मैक्सिमम कितना? 0.25 सीजीएसटी में, 0.25 एसजीएसटी में, मतलब 0.50 ऑफ टर्नओवर। यही तो हो गया ना इसका मतलब। बट ये हमेशा नहीं लगेगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे इस साल का टर्नओवर देखेंगे, लास्ट ईयर का नहीं, इस साल का। क्यों? क्योंकि जब तक आप एनुअल रिटर्न भरने आएंगे तब तक आपको इस साल का डेटा अवेलेबल है। तो पढ़िएगा, मैक्सिमम लेट फी फॉर एनुअल रिटर्न बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हमेशा प्रीवियस ईयर देखते हैं, बट क्योंकि रिटर्न वाले दिन आपके पास डेटा है तो इसी साल का देखिएगा। अगर इस साल का आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 100, 100, 200 पर डे और 0.25, 0.25, 0.5 नहीं करेंगे हम लोग। 100, 100 ईच नहीं है। नॉर्मली कितना लिखा होता है? 100, 100 ईच। यहां बोलेंगे 25 सीजीएसटी में, 25 एसजीएसटी में, मतलब 50 रुपीज इन टोटल। 100, 100 ईच नहीं, 50 रुपीज पर डे। और 0.25, 0.25, 0.5 नहीं, 50 रुपीज पर डे। और मिलाकर 0.04, 40 नहीं, नॉमिनल है, 0.04 ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। 0.02 सीजीएसटी का, 0.02 एसजीएसटी, व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, अगर इस साल आपका 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो अमाउंट डबल हो गया, परसेंटेज वही रहेगा। तो 100, 100 ईच नहीं, 50, 50 ईच, दैट इज 100 पर डे। परसेंटेज वाइज वही है, कोई चेंजेस नहीं है। 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। और अगर आपका 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तब जाकर 100, 100 ईच, इस केस में लगेगा वो वाला 100, 100 ईच, दैट इज 200 पर डे। और परसेंट वाइज भी 0.25, 0.25 ईच, 0.5 ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। तो ये जो आप सुने थे ना, ये रियल में बड़े एसएससी पे, छोटे लोगों के लिए कम कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा पेमेंट चैप्टर में अपने आए तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है, सुनिएगा। जैसे ही आप ई कैश लेजर में अगर आपको पैसा जमा करना होता है तो ई कैश लेजर में पैसा जमा करने के लिए आप चालान भरते थे। चालान फिलअप करने के बाद एक सीपिन मिलता है आपको, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर आप जब पे कर देते थे तो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता था और बैंक आपको और जीएसटी नेटवर्क को इन्फॉर्म कर देता था पेमेंट का प्रूफ। अब क्या होता है ना, बैंक जो भी आपको पेमेंट कर रहा है इसका रिपोर्टिंग, पेमेंट हुआ आपको तो बताएगा ही बताएगा, जीएसटी नेटवर्क को भी बताता था, जो जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है आईटी, और बैंक आरबीआई को भी बता देता है कि जो भी पेमेंट प्रोसेस हुआ। देखा गया कि एक दो बार ऐसा होता है ना कि बैंक में पेमेंट हो गया, आपका पेमेंट फेल भी नहीं हुआ, प्रोसेस भी हो गया, बैंक ना चालान नंबर जनरेट करना भूल गया या बैंक इंटीमेट नहीं किया
किसी रीजन से, हो सकता है अपने बोले टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्क इशू या कोई रीजन से पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा भी हो गया, बट ये बात बहुत बार बैंक्स जीएसटी नेटवर्क को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था, बैंक आरबीआई को इन्फॉर्म कर रहा था। अब आरबीआई जीएसटी नेटवर्क को इन्फॉर्म कर देता है, उसके लिए आरबीआई का एक ई स्क्रॉल होता है, ठीक है, वेबसाइट मान लो, पोर्टल है। अब आरबीआई इन्फॉर्म कर दे रहा था जीएसटी नेटवर्क को, बैंक नहीं इन्फॉर्म, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा, बैंक नॉर्मली इन्फॉर्म करता है, बट बहुत बार देखने को ऐसा पाया गया कि बैंक इन्फॉर्म नहीं किया जीएसटी नेटवर्क को, बैंक आरबीआई को कर दिया। अब आरबीआई वाला जीएसटी नेटवर्क को इन्फॉर्म कर देता था और जीएसटी नेटवर्क एंट्री मार लेता था। बट सीएजी जब ऑडिट कर रहा था ना, तो वो चीज देखा कि लॉ में ऐसा कहीं भी पावर नहीं है कि आरबीआई के बताने पे भी डेटा अपडेट किया जा सकता है। लॉ में तो लिखा हुआ था बैंक के बताने पे अपडेट होगा। तो सीएजी बोला कल को कहीं कल को कहीं लीगल इशू ना आ जाए, तो आप बैंक के थ्रू भी ये चीज अपडेट हो सकता है, सॉरी आरबीआई के थ्रू भी ये चीज अपडेट हो सकता है, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अपने रूल में। और सीएजी के रिकमेंडेशन पे एक छोटा सा नॉमिनल अमेंडमेंट आया, पढ़िएगा, हेडिंग से ही निकल जाएगा अगले बार से। ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल, आरबीआई का, ऑफ द आरबीआई, कब? इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बैंक टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ CIN नंबर, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल। तो अगर बैंक नहीं इंफॉर्म कर पाता है CIN, तो आरबीआई के बेसिस पे भी हो सकता है। ये सिस्टम चल ही रहा था बट लॉ में नहीं लिखा हुआ था, तो अब लिख दिया गया। पढ़िए, इन केसेस वेयर बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट द CIN, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर डिटेल्स of taxes paid through e-payment mode to GST system, ठीक है, for updating e-cash ledger. The e-cash ledger of such taxpayer are updated next day on the basis of RBI e-scroll file containing the successful payment made against CINs as shared by bank with RBI. बोल रहा अगर बैंक नहीं भी इन्फॉर्म करता था तो नेक्स्ट डे आरबीआई का डेटा के बेसिस पे ये चीज हम लोग एंट्री मार लेते थे। However, there is presently no provision in CGST rules providing for such updation of e-cash ledger based on e-scroll of RBI. But law में ऐसा कहीं legal मतलब aspect या remedy नहीं था। In this regard, CAG highlighted the need for having a specific provision in law for updation of e-cash ledger on the basis of e-scroll of RBI. Thus, in order to regularize the process of updating e-cash ledger of the taxpayer on the basis of e-scroll data shared by RBI in cases where payment has been received successfully but bank fails to share the signed CIN, challan identification number, with GST system, following proviso has been inserted. तो उस केस के लिए ये प्रोविजन लाया गया, ये है अमेंडमेंट। वेयर द बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट डिटेल्स ऑफ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर टू द कॉमन पोर्टल, तो द ई कैश लेजर मे बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ आरबीआई इन केसेस वेयर द डिटेल्स ऑफ सेड, ये गलती से एंटर हो गया, ये लाइन कंटिन्यूशन में, सेड ई स्क्रॉल आर इन कंफर्मिटी विद द डिटेल्स इन चलान जनरेटेड इन फॉर्म PMT06 पेमेंट के लिए ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, लॉ में कहीं नहीं था, अब लॉ में लिख दिया गया कि हाँ आरबीआई की इस स्क्रॉल के बेसिस पे भी डेटा अपडेट हो सकता है। क्लियर है?